मार्केट्स के अंदर आज फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ का जो हम आपको सुबह सुबह डिस्क्रिप्शन दे रहे थे ना कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ अलग अलग हो सकता है, ठीक दिख भी रहा है। एक बार आप पहले मैं आपको निफ्टी दिखा देता हूं, उसके बाद ऑन द शो होगा और उसके बाद फिर आगे हम पूरा बाजार को देखेंगे। लेकिन एक बार पहले जरा निफ्टी दिखाइए। अभी निफ्टी के अंदर जो फर्स्ट हाफ है और सेकंड हाफ के अंदर देखिए कैसे फर्क दिख रहा है। 9750 के हम ऊपर आके ट्रेड कर रहे हैं। सुबह हमने 9707 को भी टेस्ट कर दिया था। सेंसेक्स में सिर्फ 200 अंकों की गिरावट है। आज शुक्रवार का दिन है, आगे चल के लंबी छुट्टियां भी हैं बाजार की, सिर्फ सोमवार को ही बाजार खुलेगा, तो थोड़ा सा संभल कर आज ट्रेड करने की जरूरत है। आज रिजल्ट के हिसाब से भी हैवी डे है। हालांकि आज इसी कार्यक्रम में हम जेपी ग्रुप के शेयरों पे कैसे कामकाज करना है, दबाव है क्योंकि अब इंसॉल्वेंसी यानी कि दिवालियापन पे कंपनी इनकी आके खड़ी हो गई है, इसके बारे में चर्चा होगी, मैनेजमेंट भी होगी। मेटल शेयर आज थोड़े फिर से पिघल रहे हैं, मेटल्स ने आज थोड़ा प्रेशर बना रखा है, लेकिन दिग्गज फार्मा कंपनियां संभली हैं कई दिनों की तेज गिरावट के बाद। आज डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, बायोकॉन जैसी कंपनीज ने 2-3% तक की बढ़त दिखा दी है। आईटी शेयरों में भी कुछ खरीदारी है। रियल्टी का बाउंस बैक है, लेकिन वो उतना तेज नहीं है जितनी तेजी से पिछले 2 दिन में बाजार टूटा है। अब कुल मिला के मार्केट देखिए पूरे बाजार के अंदर हुआ क्या। इस समय तक की स्थिति ये कहती है कि बाजार के अंदर जो गिरावट है वो काफी हद तक कैप होती हुई दिख रही है, लेकिन आज का दिन वॉलेटाइल रहने वाला है। इस पुल बैक को आप स्ट्रॉन्ग पुल बैक समझें या फिर आ सकता है, ये भी अभी इसमें भी सवालिया निशान खड़े हुए हैं। बैंक निफ्टी 175 अंकों की गिरावट के साथ अभी भी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 24,000 को इसने मेंटेन कर लिया। आज के जो हीरो हैं वो गेल है, एक्सिस बैंक है और औरो फार्मा है। ये अलग सेक्टर्स के आपको शेयर दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें कुछ वैसे शेयर्स भी हैं जो बहुत पिटे, जैसे डॉक्टर रेड्डीज। आपको पता है कि 2000 के नीचे फिसल गया था, आज 56 रुपए ही एक ही दिन के अंदर चल गया। एसीसी, ल्यूपिन जैसे शेयर्स भी जोरदार तरीके से आज पुल बैक दे रहे हैं, लेकिन जो मेटल्स के जीरो रहे वो आपके सामने है। वेदांता और हिंडाल्को, इन्होंने आज पूरी तरह से कमजोरी का प्रदर्शन किया। एशियन पेंट भी आज टूट गया, करीब 2% नीचे है। ओएनजीसी, हीरो मोटोकॉर्प, इंडसइंड बैंक, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जो आज के जीरो आते हैं। सबसे तेजी से जो आज कैश के शेयर्स चले हैं उसमें कोची शिपयार्ड है, 63 मून्स है और जीपी पेट्रो जैसे शेयर्स हैं। इनमें बढ़त आपको देख के हैरानी हो रही होगी, 8 से 10% तक की बढ़त है। वास्कॉन इंजीनियरिंग के अंदर भी अपोलो सिंदूरी और एमएपी इंफ्रा जैसे शेयर्स भी आज 5 से 7% चले हैं। आप सबसे ज्यादा गिरने वाले कैश के शेयर्स भी देख लीजिए। जे कुमार इंफ्रा, इस पर तो सर्किट आपको पता ही है कि दिवालियापन है और इसकी मैनेजमेंट थोड़ी देर में अपने साथ जोड़ेंगे हम। प्रकाश इंडस्ट्रीज है, ये 27 रुपये यानी कि आज लोअर सर्किट पे, आज ही खुला है ये, इस पे आज वापस कामकाज शुरू हो गया सेट के फैसले के बाद, लेकिन सर्किट पे है। अदानी ट्रांस और मन्नापुरम फाइनेंस, ये सभी के सभी शेयर्स आज दबाव में कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। चलिए आप आगे आज के मेहमान को अपने साथ जोड़ लेते हैं। आशीष अदानी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष केलकर, माफ कीजिए। आशीष, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। मार्केट पे और आईटी पे, मैं पर्टिकुलरली आईटी इसलिए आपको जोड़ रहा हूँ क्योंकि आईटी पिछले 2 दिन में टूटा नहीं, आज बाजार के पुल बैक के अंदर भी पार्टिसिपेट कर रहा है। हमको मार्केट के अंदर और आईटी के अंदर, दोनों के अंदर क्या करना है? ओके, सबसे पहले मार्केट के ऊपर बात करते हैं। मार्केट के ऊपर अगर देखते हैं तो आज थोड़ा सा इंडिसाइसिव ट्रेडिंग सेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे एक रिस्की ट्रेड किया जा सकता है। यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा निफ्टी के ऊपर। जी अभी फिलहाल खरीदारी करके चल सकते हैं और 9730 का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं हम कि 9790 तक हम निफ्टी को टेस्ट करते हुए नजर आएंगे। आज आईटी के बारे में अगर हम बात कर रहे थे तो आईटी पिछले 2 दिनों से हमने देखा है कि वो उतना नीचे नहीं आया है, उतना करेक्शन नहीं आया है जितना इंडेक्स में देखा गया है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई पॉजिटिव बाय सिग्नल किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे नहीं मिला है। होल्ड करना रहा है, सिर्फ नीचे नहीं गिर रहा है, तो इसका चार्ट के ऊपर खरीदारी करने का फिलहाल तो कोई सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, फिलहाल कोई खरीदारी नहीं है। कोई 1-2 शेयर आप हमको बताना चाहेंगे आईटी में जो आपको पसंद हो इस समय? अगर मैं पर्टिकुलर आईटी सेक्टर की जब हम बात कर रहे थे, टीसीएस की अगर हम बात देखते हैं तो टीसीएस अभी करीबन 2500-2505 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं मानता हूं इसमें खरीदारी की जा सकती है, लेकिन ये 2525 के ऊपर निकलता है तभी, और 25 से 25 के ऊपर निकलता है तो 2500 रुपए का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और ऊपर हम अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में करीबन 50 रुपए का मूव इस स्टॉक में देख सकते हैं। इन्फोसिस नहीं करेंगे आप प्लस? इसमें मार्केट में ना खबर ऐसी है आशीष, मैं आपको बता दूं, हालांकि ये कितनी पक्की है कितनी नहीं है, सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन ये है कि हो सकता है इनका बायबैक आ जाए, जो कि 1300 रुपये का रेट है, मंथ के एंड तक आ सकता है, ऐसी खबर है बाजार के अंदर। इसको बाय नहीं करेंगे आप इन्फोसिस को?
डिम्पी जी, अगर मैं टेक्निकल चार्ट के आधार पर देखता हूं तो इसने एक हायर टॉप हायर बॉटम बनाने की कोशिश जरूर अभी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में की है, लेकिन मैं इस स्टॉक को तभी बाय करूंगा जब क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ये स्टॉक करीबन 995 या 1000 के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा, तभी टेक्निकली मेरे हिसाब से बाय सिग्नल आएगा। लेकिन ये जो 1000 के ऊपर निकलेगा तो बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ निकलना चाहिए, तो ही उस केस में मैं बाय करने की सलाह दूंगा। ठीक है, मैं बिल्कुल फार्मा पे आ जाता हूँ। फार्मा स्टॉक्स पे क्या करना है क्या, लेकिन इस बीच आपको मैं एक बार फोर्टिस की खबर भी बता देता हूँ। फोर्टिस पे लेकर एक खबर आई है कि हिस्सा बेचने के मामले पर सिंह ब्रदर्स पे अभी रोक लगाई है। असल में डाइची के साथ इनका एक मामला चल रहा है। जो सिंह बंधु है, शिवेंद्र मोहन सिंह एंड मलविंदर मोहन सिंह, दोनों हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं फोर्टिस के अंदर। इनकी एक मॉरिशस की कंपनी के साथ पहले बातचीत भी चल रही थी, तो वो बातचीत टूट गई थी, तब 200 रुपये का रेट था। और अब ये मामला क्योंकि कोर्ट में है तो कोर्ट ने एक स्टे लगा दिया, ये हिस्सेदारी नहीं बेच पाएंगे अभी। तो डाइची और इनके बीच का वाद विवाद अभी भी कानूनी अड़चनों में फंसा हुआ है। यही वजह थी कि मॉरिशस जो है वाली जो कंपनी है उसने अपने हाथ खींच लिए थे। तो फोर्टिस की खबर अपने आप पे बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका असर तो देखने को मिल रहा है। एक बार जरा फोर्टिस के चार्ट भी देख लीजिए आप, मेरे को रेंज बताइए। देखिए खबर का इंपैक्ट आएगा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, फिलहाल उस हिसाब से, क्योंकि डिस्काउंटेड खबर है कि लीगल बैटल चलेगा, इसलिए इतना डीप रिएक्शन, इतना डीप कट आया नहीं। लेकिन एक रेंज मेरे को आप बता सकते हैं आशीष कि यहाँ फोर्टिस की रेंज रहेगी? डेफिनेटली अगर मैं देखता हूं तो करीबन 150-149 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर। क्योंकि अगर मैं देखता हूं तो पिछले 1-1.5 साल में जिस तरह ये प्राइस नीचे आया था, लेकिन 149-150 के लेवल पे इसने हम बहुत बार, कम से कम 7 या 8 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो एक अहम लेवल है, जब तक इसके ऊपर है तो मैं मानता हूँ कि बेरिशनेस उतना दिखाई नहीं देगा, आउट परफॉर्मेंस भी नहीं दिखेगा। ऊपर की तरफ अगर मैं देखता हूँ तो 168-170 का लेवल है, तो 150 और 170 इसके बीच में ही ऑसिलेट होता हुआ नजर आएगा। ये दो लेवल जो है वो ट्रेंड डिसाइडर लेवल है, इसके नीचे निकलता है तो बहुत ही बुरी तरह से इसमें बिकवाली होती हुई नजर आएगी। ठीक है, फोर्टिस पे आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने आप में बहुत अहम है। ये पूरी डील जो करना चाह रहे हैं सिंह बंधु, वो पूरी मामले पर रोक लग गई है एक किस्म से, आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, वो हिस्सेदारी को बेच नहीं पाएंगे। अगर कोई कंपनी इंटरेस्टेड पार्टी भी होगी तो उसको लीगल अड़चनों से गुजरना पड़ेगा अगर वो हिस्सेदारी लेना भी चाहते हैं। पहले करीब 224 रुपए का रेट था जिस पे ये बेचना चाहते थे, बाद में मॉरिशस की कंपनी ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी, उसी के चलते 180 से 220 तक भी गया। लेकिन जैसे ही उनको लीगल मैटर्स का दिखा, डाइची का केस दिखा, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट दिख रहा था, पहले भी एक बार फैसला इस पे आ चुका है, उससे इनको हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी, तो वो फैसले से ये शेयर कमजोर हो गया था और आज 150 का है। तो फिलहाल एक रेंज भी आपको बता चुके हैं आशीष, 140-170 इस बीच में ही थोड़ा रहेगा शेयर। ये नुकसान इसलिए ज्यादा नहीं दिखा रहा क्योंकि ऑलरेडी इस प्राइजेस पे ये खबर डिस्काउंटेड थी कि वो अपने लीगल मैटर के मामले में उलझे रहेंगे। चलिए, ये तो खैर चलता रहेगा इनका लीगल मैटर्स। हम कुछ फार्मा कंपनीज पे आ जाते हैं जहां पे आज पुल बैक है। बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ एक शेयर चल रहे हैं। और फार्मा भी आज 1.5% की मजबूती पे है। इसमें से कुछ प्लस करना चाहेंगे। आज काफी सारे लोग ना आशीष बॉटम फिशिंग के हिसाब से भी फार्मा को देख रहे होंगे। आपका जो जवाब होगा ना वो काफी सारे निवेशकों के प्लस के सौदे खड़े करेगा, इसलिए बिल्कुल कैलकुलेट करके मेरे को बताइए एक शेयर जिसको हमको प्लस करना है। फार्मा में से अगर किसी को प्लस करना है तो डेफिनेटली मैं कैडिला हेल्थकेयर को चुनना पसंद करूंगा। अगर मैं देखता हूं तो बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न के साथ ये हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर की तरफ चल रहा था। हालांकि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही नीचे आया है, तो मेरे हिसाब से ये एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए, बहुत ही अच्छी खरीदारी साबित होने की संभावना है। फिलहाल ये स्टॉक करीबन 467 ऑड लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मैं मानता हूं कि इसको अगर हमें स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि ये बॉटम फिशिंग है यानी थोड़ा इन्वेस्टमेंट की तरफ झुका हुआ सवाल है, तो मैं मानता हूं कि इसको 449 का हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। और लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है अगले 1 या 1.5 महीने में हम इसको वापस 520-540 के लेवल्स को रिस्टोर करते हुए देख पाएंगे। ठीक है, कैडिला पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें। फिलहाल कैडिला एक फार्मा का ऐसा शेयर है जिसपे एक बार प्लस पोजीशंस बनाई जा सकती है, अभी भी फिलहाल इस पे आप रख सकते हैं। इस बार सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो 4% के नीचे रह सकती है। मिड टर्म इकोनॉमिक सर्वे के ना आज कई बैंड आ रहे थे। आज सुबह सुबह भी कुछ एक पॉइंट्स आए जो हमने आपके साथ साझा किए थे। पहला उसमें हमने ये बताया था कि FY18 के अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर थोड़ा सा रहेगा। जीएसटी को लेकर भी एक बयान आया, उसमें ये था कि जीएसटी थोड़ा भी और कैलकुलेट होगा। उसमें एक और बयान सुबह सुबह जो आया था वो ये आया था कि जो फार्म लोन वेवर है उससे डिफ्लेशनरी प्रेशर आएगा। अब कुछ और खबरें भी आ रही हैं
कि FY18 में जो GDP है वो करीब लोअर एंड पे, यानी कि अगर थोड़ा डेटोरेटिंग सिचुएशन रहती है तो 7% से नीचे यानी कि 6.75 और 7.25% के रेंज में रह सकती है। ये बात भी सामने निकल के आ रही है। रही बात रेपो रेट को लेकर, तो औसत से कहीं 25 BPS यानी कि 1/4% से 0.25% अभी भी ज़्यादा है। तो एक गुंजाइश बन जाती है कि आगे चल के हो सकता है कि रेपो रेट में कुछ कटौती हो। ये छमाही पेश हुआ है इस बार इकोनॉमिक सर्वे, तरीका बदला है। हर 6 महीने में आपको एक इकोनॉमिक सर्वे का व्यू मिलेगा और उसके कुछ एक सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है जो अभी बाजार के अंदर आ रही है। उसमें महंगाई, उसमें GDP और उसमें रेपो रेट, ये 3 अहम बयान थे। फार्म लोन वाला बयान भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और खबरें भी देख लेते हैं। एक बार इसी से जुड़ा हुआ एक बार बैंकिंग स्टॉक्स को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रही है, बैंकिंग स्टॉक्स में कहां पे मूव है। एक बार आशीष, कोई बैंकिंग स्टॉक्स जब तक आप देख लीजिए, मैं ज़्यादातर लोगों को, दर्शकों को एक बार ये बैंकिंग का नजरिया एक बार दिखा देता हूं कि बैंक किस समय कैसे प्ले कर रहा है। कुछ रिकवरी आई है, ये 150 पॉइंट से ज़्यादा टूटा हुआ था बैंक निफ्टी, अब सिर्फ 88 अंक नीचे है। स्मार्ट रिकवरी है। कुछ सरकारी बैंक भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ निजी बैंकों में भी बाय आई है, जैसे SBI वापस देखिए 302 हो गया, PNB आ गया ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा जिसके आज नंबर्स हैं, पूजा कह रही थी कि 10 में से 7 नंबर दिए जा सकते हैं जिस तरह के नंबर जिसके आ रहे हैं। इलाहाबाद बैंक कल 5% नीचे था, आज ऊपर है। आशीष, आपने शेयर देख ही लिया होगा बैंक का, कोई बताइए बैंकिंग शेयर किसको प्लस करना है? 2 बैंक यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा। एक होगा SBI का अगर हम रेट, अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो उतना वीक पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में वो नहीं गिरा है, आज भी बहुत अच्छी तरह से इस स्टॉक में हमने उछाल आता हुआ देखा है। तो मैं मानता हूँ कि SBI अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करना है तो भी एक बेहतरीन स्टॉक मैं मानता हूँ। करीबन 302 रुपए पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि SBI बाय कर लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए अगर हिसाब से ट्रेड करना है तो मैं मानता हूँ कि 298 का यहाँ पे अभी फिलहाल स्टॉप लॉस लगा है। 310 311 के लक्ष्य हमें आज या कल के ट्रेडिंग सेक्शन में दिखाई दे सकते हैं। 310 311, ठीक है। SBI। दूसरा शेयर कौन सा आशीष? दूसरा स्टॉक अगर मैं देखता हूँ तो ICICI बैंक मुझे एक अच्छा दिखाई दे रहा है। ICICI बैंक हालांकि अभी थोड़ा 1 रुपया नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये भी एक बेहतरीन स्टॉक मैं मानता हूँ कि बैंकिंग में से हम इसको चुन सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में से। यहाँ पे जिस तरह से कल इसमें एक बहुत डीप आया था और वापस रिकवरी हुई है और वॉल्यूम के साथ रिकवरी हुई है, तो ये जारी रहेगा। इसके लिए मैं जो स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा वो होगा करीबन 283 का, और लक्ष्य चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है 295 296 का। ठीक है, 295.96 पहले सपोर्ट हुआ करता था, फिर से टारगेट बन गया। निजी बैंकों में ICICI बैंक, सरकारी बैंकों में SBI, इसके अलावा IT में TCS, इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। ये 3-4 बड़ी चीजें हमने आपके सामने रख दी हैं, आप इस पे ध्यान रखिएगा। इन्हीं सभी शेयर्स को बॉटम फिशिंग के तौर पर आपको कैलकुलेशन या ध्यान देना है। मार्केट्स के अंदर आज थोड़ा सा पुल बैक तो है, लेकिन ये पुल बैक सस्टेनेबल है कि नहीं, अभी भी क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से बाजार टूटा है और उसको लेकर थोड़ा सा पुल बैक की हमको उम्मीद है। आशीष, आपकी कोई रिकमेंडेशन है, कोई शेयर आप देना चाहते हैं रिकमेंडेशन इस मार्केट को देखते हुए? नहीं, फिलहाल तो मैं कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं करूंगा। जैसे मैंने पहले कहा था कि TCS एक ही स्टॉक है जो मैंने कहा था, लेकिन वो भी कंडीशनल है 2525 के ऊपर। ठीक है, इस बीच अभी अब कोई रिकमेंडेशन तो नहीं है। कुछ सेक्टर्स आपको दिखा देता हूँ मैं। एक बार JP के सारे शेयर्स देखिए, क्योंकि इंसॉल्वेंसी जो JP इंफ्रा पे कल आई है, IDBI ने जो अर्जी लगाई थी NCLT ने मंजूर कर लिया, यानी कि जिनको पैसे लेने थे वो कचहरी गए, उन्होंने कहा कि इस कंपनी को आप इंसॉल्वेंट कीजिए, हम इसके एसेट्स बेच देंगे। तो ये बात मंजूरी मिल चुकी है। सीधा सा अर्थ ये है, अगर ये पैसा नहीं दे पाए कुछ दिनों में तो इनके एसेट्स जो है वो बिक जाएंगे। एसेट्स वही मकान है जो लोगों को मिलने हैं। अब वो एसेट्स कैसे बिकेंगे, लोगों के मकान तो नहीं चले जाएंगे, उसको लेकर कुछ सवालिया निशान खड़े हुए हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ मैनेजमेंट भी जुड़ेगी, हरीश वैद्य होंगे जो कि लीगल्स और कॉर्पोरेट अफेयर्स ही देखते हैं, उनसे हम बातचीत जरूर करेंगे। ये JP का कोई ऐसा शेयर जिसमें आपको कुछ शॉर्ट की पोजीशंस बनानी हो या फिर कुछ ट्रेड लेना हो, आशीष, वो है क्या? JP एसोसिएट्स, जैसे कि आज F&O बैन में नहीं है तो आज कुछ भी कर सकते हैं हम JP एसोसिएट्स के साथ। करेक्ट। JP एसोसिएट अगर मैं देखता हूं तो ये पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में जिस तरह से गिरा है, आज भी करीबन 7% ये स्टॉक नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा हुआ नजर आ रहा है। 21 रुपया 70 पैसे, 21 रुपया 50 पैसे की लेवल पे। यहाँ पे भी मैं मानता हूँ कि शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। इसके लिए मैं जो स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा वो होगा 22 रुपया 20 पैसे का, और लक्ष्य के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो ये स्टॉक करीबन 19 रुपया 18 रुपया 50 पैसे तक नीचे आ सकता है।
ठीक है, आज कुछ रियल एस्टेट कंपनीज में भी बाउंस बैक आता हुआ दिख रहा है। कुछ रियल एस्टेट कंपनीज जैसे कि डीएलएफ, इन सभी के अंदर कहीं ना कहीं मोमेंटम आते हुए दिखे हैं। खैर, एक बार आपके सामने सारी रियल एस्टेट कंपनी, जैसे मैं अभी आपसे कह भी रहा था ना कि जेपी की मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेंगे। हरीश वैद्य जो कि हेड ऑफ लीगल एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं जेपी इंफ्रा के, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर वैद्य, पहले तो शुक्रिया जी बिज़नेस को समय देने के लिए। ये आईडीबीआई की जो एप्लीकेशन थी वो कोर्ट ने ओके कर दी है, यानी कि आप अब इंसॉल्वेंसी के घेरे में आ चुके हैं। मैनेजमेंट क्या सोच रहा है? जो आपको समय सीमा दी गई है कि इसके अंदर आप कुछ रकम जुटा पाएंगे, वापस कर पाएंगे? पहले तो मैं जी बिजनेस का और आपका धन्यवाद करता हूं, आपने समय दिया टू क्लैरिफाई आवर पोजीशन। इसमें घेरे में आना ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत बड़ा वो हो गया हो, कुछ गड़बड़ हो गई हो। ये एक प्रोसेस है, इंसॉल्वेंसी कोड एक रेजोल्यूशन प्रोसेस है। ये हमारे होम ओनर्स के लिए, हमारे स्टेक होल्डर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैं आपसे एक आध मिनट बिल्कुल आप लीजिए, बिल्कुल हम सर, हम तो चाहते हैं आप थोड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिए, चाहता हूं मैं तो आपका। ये कोई जी धन्यवाद। ये आईबीसी कोड जो है ये एक रेजोल्यूशन प्रोसेस है। अगर कहीं कंपनी को कोई लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ रही है तो उस केस में उसके लिए क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, वो सॉल्यूशन निकाला जाए। अगर किसी कंपनी में कोई सॉल्यूशन की गुंजाइश नहीं है तो उसको बंद कर दिया जाए। ये गवर्नमेंट का एक नया कानून बना जिसके तहत ये एक्टिविटी शुरू हुई। अब इसमें हर तरह की कंपनी कवर होती है। अब हमारी कंपनी क्यों कवर हुई? क्योंकि रिजर्व बैंक का एक क्राइटेरिया बनाया। जो पहले 12 केसेस उन्होंने किए, उन 12 केसेस में उन्होंने कहा 5,000 करोड़ का डेट, और अगर 31 मार्च 2016 में कोई एनपीए हुआ है ना, 31 मार्च 2016 में एनपीए था नहीं था वो एक फैक्चुअल पोजीशन है, हमारे हिसाब से नहीं था, उनके हिसाब से था। इन सब चीजों को लेकर हम लोगों ने इस पिटीशन को पहले ऑब्जेक्शन किया, लेकिन उसके बाद हाईएस्ट लेवल पर बैंकर्स के साथ हमारी मीटिंग हुई और उन लोगों ने भी थोड़ा सा ये कहा कि देखिए, क्योंकि हमारा ये जो प्लान था ऑलरेडी पिछले 1 साल से चल रहा है। ये इस केस में नहीं है जैसे बाकी केसेस में होगा किसी केस में कि अब ये शुरू होगा यहाँ से और फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस शुरू होगा, प्लान बनेगा, किस तरह से अहवाल होगा, क्या बनेगा, उसमें समय लग सकता है 6 महीने का, 9 महीने का। हमारे केस में पिछले 1 साल से एफर्ट चली आ रही थी। इन एफर्ट्स के तहत हमारा एक स्टेज पे पहुंच चुका था। बाय एंड लार्ज मार्च 17 में ये प्लान ऑलमोस्ट हमारा बन चुका था और ये अप्रूवल के कगार पर आ गया था, जिसके तहत हमें नए इन्फ्यूजन चाहिए फंड्स का। क्योंकि ये आपको पता है कि जिस तरह से ये इंडस्ट्री में ओवरऑल इकोनॉमिक स्लंप आया रियल एस्टेट में पिछले 4 साल से, हर एक को इम्पैक्ट किया, हम उससे अछूते नहीं है। बिल्कुल सर। जेपी एसोसिएट में भी जो पेरेंट कंपनी थी, आपने देखा पिछले 1.5-2 साल से किस तरह से हम उसको निकाल के लाए, लेकिन और 16,000 करोड़ का अपने कमिटमेंट हमने अपनी वैल्यूज को अपहोल्ड करते हुए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात, मैं आपकी बात को रोक नहीं रहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ना जो निवेशक है ना वो भी आपको सुन रहे हैं। एक्चुअली वो सीधा सा ये जानना चाहते हैं कि उनके मकान तो नहीं चले जाएंगे जो जेपी इंफ्रा ने उनके लिए बनाए थे, पहला सवाल। दूसरा, जो 160 दिनों का आपको जो समय दिया गया है उसके अंदर आप कुछ रकम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, ये निवेशकों का सवाल है। एक घर वाले हैं, लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं अभी, और एक निवेशक हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैं इसका फोकस जवाब दूंगा, मैं इसका बिल्कुल फोकस जवाब दूंगा आपको और पिन पॉइंटेड जवाब दूंगा। एक सिर्फ सेंटेंस कहना चाहूंगा कि हम लोगों का ये पूरा प्रण है, अपनी क्रेडिबिलिटी से किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अपने एफर्ट्स में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दैट इज नंबर 1। सेकेंडली, इस कोड में एक बड़ा अच्छा फीचर है कि कंपनी का बिजनेस एज इट इज एज ए गोइंग कंसर्न चलता रहेगा। कंपनी के बिजनेस में कोई इंटरप्शन नहीं आएगी। सिर्फ अंतर क्या हुआ कि अगर पहले कंपनी में कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनकी पावर्स आईआरपी को चली गई जो रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है। सो कंपनी का काम चलता रहेगा, कंपनी के इनफ्लोज फ्रॉम टोल कलेक्शन वो चलते रहेंगे, कंपनी की कंस्ट्रक्शन चलती रहेगी, सप्लाईज कंटिन्यूस रहेंगी। और ये जो भी आपने कहा कि हम नए फंड्स ले आएंगे 180 दिन का, यही ऐसा कोई ऑर्डर्स में नहीं है।
हम लोगों का प्रपोजल जो ऑलरेडी बैंकों में है वो 1 साल से छनते पूरी मेहनत करते हुए, जिसमें SBI कैप, IDBI कैप, इन सब ने मिलके एक प्रपोजल बनाया है जिसमें वैल्यूअर आए हैं, ट्रैफिक स्टडीज हुई हैं, टोटल बन के एक प्रपोजल बना हुआ ऑलरेडी इन प्लेस, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये बहुत स्पीड से होगा। अच्छा। और कंपनी जो है IRP को और बैंकर्स को पूरा कोऑपरेट कर रही है हर तरह से, राउंड द क्लॉक हमारी तरफ से पूरी कोऑपरेशन को अवेलेबल है, और हम लोग अपनी वैल्यू से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और हमें पूरा यकीन है कि जल्दी से जल्दी हमारा लोगों के फ्लैट तो नहीं जाएंगे, लोगों के जो बुक के फ्लैट है वो तो नहीं जाएंगे, कोई गुंजाइश ही नहीं है जाने की। वो कहां जाएंगे, क्यों जाएंगे? कंपनी के लायबिलिटीज से कहीं ज्यादा कंपनी के एसेट्स हैं। ठीक है, जो मैं कंपनी के एसेट्स की बात कर रहा हूं वो मैं इन ओनर्स है, होम ओनर्स के मकानों की बात नहीं कर रहा। जी सर। वो क्यों चले जाएंगे? बिल्कुल सर, ये उनकी प्रॉपर्टी है, थर्ड पार्टी राइट उसमें क्रिएटेड है। ठीक है, ये आई डोंट नो, विद ऑल रिस्पेक्ट, कुछ चैनल्स में या कहीं मीडिया में इस तरह का आ रहा है कि जैसे कंपनी दिवालिया हो गई। ठीक है, आई एम सॉरी, ये बिल्कुल नया लॉ है जिसमें कि एक रेजोल्यूशन बनाना है। बिल्कुल हरीश, दिवालिया कंपनी होगी जिसकी लायबिलिटी इतनी होगी कि एसेट्स को बिल्कुल। आपने अपनी बात अच्छे तरीके से रखी सर, मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी थी, नहीं तो मैं आपसे और भी बात करता, लेकिन आपने बात दुरुस्त रखी है कि लोगों के फ्लैट नहीं जाएंगे, कंपनी चलती रहेगी और एक प्रोसेस है जिसके तहत कंपनी समय गुजर रही है। शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए।